हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। आज हमारे साथ में यूपीएससी के एक शख्स जिन्होंने यूपीएससी को क्वालिफाई किया, जिनका नाम है कुंवर सुमित सिंह। इनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। इनकी जर्नी कैसे रही, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जो भी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 से 3 अटैम्प्ट दिए बट प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। कुछ लोग वो हैं जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है। हम हर एक मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हो, मेंस की स्ट्रेटजी हो, चाहे वो बुक लिस्ट के बारे में बात हो। हम एक एक मुद्दे के ऊपर बात रखेंगे। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा हर बार का एक पैटर्न रहता है कि आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब भी हम किसी टॉपर के साथ में मिलेंगे तो आपके उस सवाल को टॉपर के साथ में पूछ लेंगे ताकि आपका डाउट भी सॉल्व हो जाए। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये टाइम दिया अपना, क्योंकि आप इस समय लबास्ता में ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपका जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा, अभी मुझे पता है कि आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा एप्टिक है, बट स्टिल आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। सर, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ में बता दीजिए ताकि सभी ऑडियंस को पता चल जाए अपने बारे में। सबसे पहले तो आपको थैंक यू प्लेटफॉर्म के लिए। और उन लोगों को हेलो जो ये वीडियो देख रहे हैं। और आपको अपनी पढ़ाई के लिए जो भी व्यूअर्स हैं, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा मेरे बारे में अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है और मेरी यूपीएससी 2024 में 741वीं रैंक है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मेरा पहला प्रयास 2023 में था, वहां मैंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था, बट मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी मेंस के बाद। So luckily this year I got through this exam cycle. So ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बाकी आप जैसे क्वेश्चन पूछेंगे उस हिसाब से मैं गाइड करूंगा। सो जैसा कि सर आपको पता है कि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स में तो काफ़ी लोग ये भी बात बोलते हैं कि प्रीलिम्स मेहनत का एग्जाम ना होकर लक का एग्जाम बन चुका है। खासकर जब जिनके 2 या 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं होता है तो ऐसी बात बोलते हैं। पर पता है कि इसके अंदर मेहनत के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी काम करती हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं, गैस वर्क की बात कर सकते हैं। सर, आपने 2023 का प्रीलिम्स भी दिया, देन आपने 2024 का प्रीलिम्स भी दिया, और जैसा कि मैं आपको आपके इस मार्कशीट से देख पा रहा हूँ कि आपके 125 मार्क्स थे जीएस में। एंड ये इतना आसान नहीं है हर एक के लिए, बहुत अच्छे नंबर है ये, ठीक है। सर, बताइए कि प्रीलिम्स में ऐसा आपने क्या किया कि आपके 125 मार्क्स आ गए जीएस फर्स्ट में? क्या ऐसी आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रही थी जीएस के लिए? एनालाइज करते हैं और प्रीलिम्स के लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं। जब भी यूपीएससी सवाल बनाती है, देखो यूपीएससी को पूरे साल में सिर्फ 100 सवाल बनाने होते हैं। बहुत स्मार्टली सवाल बनाती है ताकि आपके सिर्फ नॉलेज को ही ना वो जज करे, वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को भी जज करे, वो आपके कॉमन सेंस को भी जज करे, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी जज करे। तो इसके लिए यूपीएससी सवाल किस तरह बना रही है, स्टेटमेंट किस तरह से फ्रेम करी, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो 10 से 15 साल के पेपर्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको यूपीएससी की लैंग्वेज की समझ बढ़ेगी। आपको समझ में आएगा कि अगर उसे कोई गलत ऑप्शन बनाना है तो वो कैसे बनाएगी। जैसे अगर कोई डेटा आ रहा है, एग्जैक्ट डेटा 22.6%, 33.2%, या फिर कोई मिनिस्ट्री का नाम लिख दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ दिस, या फिर किसी डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया, तो बहुत मुमकिन है कि ये इन तरह के ऑप्शंस गलत होंगे। इतना फैक्चुअल फैक्चुअल ऑप्शन गलत होगा क्योंकि क्योंकि यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कि आप एग्जैक्टली डेटा याद करके जाओ। तो फिर क्यों आपसे वो डेटा पूछेगी? तो आपको ये एनालाइज करना है कि इस तरह के ऑप्शन फिर गलत ही होंगे। यूपीएससी आपका एनालिटिकल स्किल वहां पे चेक करना चाह रही है। दूसरी बात, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर वो स्किल इनग्रेन होती जाएगी कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ जाओ। आपके पास हो सकता है कि उस क्वेश्चन की नॉलेज ना हो, लेकिन आपको ऑप्शंस पढ़ के ये आपको अंदर से एक इंट्यूशन, एक फीलिंग आने लगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन गलत ही हो सकता है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, वरना इस भाषा में तो यूपीएससी बात नहीं करती। ये चीज आपको पूरी तरह से समझाने के लिए मुझे इस पे पूरा एक सेशन लेना होगा, लेकिन अगर आप खुद से ही अगर एनालाइज करते हो क्वेश्चंस को तो आप अपने आप ये चीजें समझने लगोगे। मार्केट में कुछ चीजें चलती हैं, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स चलती हैं, गेस वर्क चलता है। ये सब इसी प्रोसेस का डेरिवेटिव है। ये जो भी लोग यूपीएससी के टॉपर्स या भी जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं, ये उन चीजों को डिराइव करके आपके सामने बस ला के एक आउटकम दे दे रहे हैं कि हाँ अगर ये वाला ऑप्शन आया तो गलत है, वनली लिखा हो तो गलत है, एक्सट्रीम वर्ड हो तो गलत है। बट उन्हें कैसे पता चला? उनको कैसे समझ आया? उनको समझ आया कि डीप एनालिसिस से आपने पेपर को डीपली एनालाइज किया। तो वो काम आप कीजिए। आप उनके एलिमिनेशन टेक्निक वाले वीडियो के भरोसे मत रखिए, दे कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग।
और अगर वो सब बता भी देते हैं तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी वो अटेम्प्ट करने की, तो आप खुद एनालाइज कीजिए। ये सेकंड लेवल है पेपर का। थर्ड लेवल है आप प्रैक्टिस कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, फ्लैश रिवीजन कीजिए, और फैक्ट्स को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए छोड़ के रखिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़ाई कीजिए, तो प्रीलिम्स अचीवेबल है, हो जाता है। सर प्रीलिम्स के लिए जैसे कि आपने बोला प्रैक्टिस करने के लिए, तो टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए? एक बार आपने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया है, सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हैं, गिवन दैट कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। फिर टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग की ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट में टेस्ट सीरीज चलती है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक बार एक पता पड़ जाएगा कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। दूसरी ये पता पड़ जाएगा कि आपने जो स्किल्स सीखी हैं, जो नॉलेज आपने अचीव किया है, वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि एग्जाम में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हाँ, टेस्ट सीरीज देते वक्त दो तीन बातें ध्यान में रखिए कि हमेशा एग्जाम के माहौल को क्रिएट करके टेस्ट सीरीज दीजिए, टाइम लिमिट के अंदर टेस्ट सीरीज दीजिए। और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना। तो टेस्ट देने के बाद आप जितना टाइम आपने टेस्ट देने में लगाया है, उससे अधिक टाइम लगाइए टेस्ट को एनालाइज करने में कि हाँ किस पार्ट में आपसे गलती हुई है। गलतियों का भी कई स्तर होता है, क्या ऐसी गलती हुई है कि आपको नॉलेज ही आपको उस बारे में नहीं थी तो आपने पढ़ा ही नहीं था, तो वापस से जाके पढ़िए। या ऐसी गलती हुई है कि आपने पढ़ा तो था बट आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए हो, समझ नहीं पाए हो, तो फिर आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे उस एबिलिटी को बढ़ाइए। थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़िए, हाथ में पेंसिल लेके टेस्ट सीरीज को देखिए, अंडरलाइन करते हुए चलते रहिए, ताकि आपसे चीजें मिस ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो। एक टेस्ट सीरीज के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, खासकर प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के बारे में, कि उसमें आपके जो भी नंबर आ रहे हैं उससे आपको मोटिवेट भी नहीं होना है और डीमोटिवेट भी नहीं होना है। टेस्ट सीरीज के मार्क्स का कोई खास असर नहीं होता है। क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज आपको बस अपना टाइम और अपना नॉलेज चेक करने के लिए होता है, वहां से आप लर्निंग्स ले सकते हैं, मार्क्स का कोई खास मतलब नहीं होता है। आप बार बार एनालाइज कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, हर दिन हर। सर अगर सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज के बारे में बात की जाए तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। आपने किस कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगाई? क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम अनबायस होकर सारी चीज़ें बताते हैं, तो कोई भी अगर बेस्ट सजेशन आपकी हम्म, तरफ से हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मैंने किसी पर्टिकुलर कोचिंग की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज खरीदी नहीं थी। आपको मार्केट में टेस्ट सीरीज अलग अलग मिल जाते हैं, तो मैं जाता था मार्केट में और एक दो पेज पलट के देखता था कि इनके क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल तो नहीं पूछ रहे हैं, बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, क्या मतलब जो हमने सिलेबस में पढ़ा है उस हिसाब से क्वेश्चन आया, तो मैं वो टेस्ट सीरीज ले लेता था। मैंने विजन की भी एक दो टेस्ट सीरीज की हैं, बट मैं वो ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, खासकर जो विजन के अभ्यास वाले टेस्ट सीरीज लास्ट में होते हैं। मैंने फोरम की टेस्ट सीरीज दी है, वो मुझे अच्छे लगे। अगर आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करने की टेस्ट सीरीज देना है तो आप दृष्टि का इंग्लिश मीडियम का टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो मैंने ये टेस्ट सीरीज लगाए थे, फिर मैंने सुने आईएएस की भी एक दो टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो मैंने किसी फिक्स्ड कोचिंग की सारी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं, मैंने अलग अलग कोचिंग्स के अच्छे फुल लेंथ उठा के अटेम्प्ट कर लिए हैं। जी। तो मेरी ये वैसे तो स्ट्रेटेजी रही है। ऑल द वैसे ये बात मैं भी बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ कि किसी सिंगल कोचिंग के टेस्ट सीरीज की तरफ जाने से बेटर है कि मिक्स कोचिंग का सेट लगाइए, कि दो फॉरम के लगा लिए, दो विजन के लगा लिए ऐसे। और विजन का हाँ। जो एक हुआ बना हुआ है मार्केट में कि विजन अभ्यास, एंड मुझे नहीं लगता कि वो जो जिस तरीके का मार्केट में माहौल बना हुआ है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है आज के हिसाब से देखें तो। पर हम्म, खैर, उसके ऊपर अपन बात नहीं करते, किसी कोचिंग के बारे में बात करने से बेटर है कि आगे बढ़ते हैं। सर करंट अफेयर्स के ऊपर आपका क्या मत रहेगा कि रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ना ज़्यादा बेटर है, मंथली पढ़ना ज़्यादा बेटर है, या फिर जो ईयरली PT 365 जनवरी आते ही एक बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा, PT 365 और सभी लोग उसमें लग जाएंगे, यूट्यूब पे लंबे लंबे वीडियो आ जाएंगे, कितना वो इंपॉर्टेंट है? हम्म, और अगर हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स तो उसके सामने देखेंगे तो कितना फर्क पड़ता है? ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स को बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट, ये दो तीन तरह के डाउट्स होते हैं कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, और करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या होने चाहिए। ये तीन मुख्य डाउट है करंट अफेयर्स को लेके। तो पहले तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपके दो तीन मेन सब्जेक्ट्स जब खत्म हो जाए पढ़ के, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट आप छोड़ भी दो, अगर पॉलिटी और इकोनॉमी आपके खत्म हो जाते हैं पढ़ के, इसके बाद ही आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कीजिए। इसके पहले करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने करंट अफेयर्स, मानिए कि आप कोई न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, आपने द हिंदू उठाया और एक आर्टिकल आपने पढ़ा, उसमें आपने ये पढ़ा कि इन्फ्लेशन फला फला हो गया, इसकी वजह से गवर्नमेंट रेपो रेट में ये चेंज कर रही है। तो अब तो ना आपको इन्फ्लेशन का पता है,
ना रेपो रेट का पता है, ना आपको ये पता है कि रेपो रेट में अल्टरेशन से इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आप उस आर्टिकल को पढ़ के भी क्या फायदा पाएंगे। आप पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट अलग होंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पॉलिटी और इकोनॉमी पहले खत्म कर लें। उसके बाद खत्म कर लें इन द सेंस कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार आप गो थ्रू हो जाए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें। तो ये तो जवाब हुआ इस सवाल का कि करंट अफेयर्स कब शुरू करना चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए या फिर मंथली मैगजीन से पढ़ना चाहिए या फिर ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन से पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ पा रहे हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ पा रहे हैं या फिर डेली वीडियो एनालिसिस से पढ़ पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी बिगिनर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा टाइम देने लग जाते हैं, 2 ढाई घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाते हैं। तो और वो फिर प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कौन सा न्यूज रिलेवेंट है, कौन सा न्यूज इररिलेवेंट है। तो इसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़िए। एक बार आप अपने जीएस के सिलेबस को ध्यान में रखिए। आप ये देखिए कि मैं पर्टिकुलर अगर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ रहा हूँ तो ये जीएस के किस पेपर से मैच कर रहा है, कहाँ पे इसको पुट कर सकते, जीएस वन में आएगा, सोसाइटी का आर्टिकल है या फिर इन्वायरमेंट का आर्टिकल है या फिर पॉलिटी का आर्टिकल है। तो आपको लगे कि यहाँ ये सिलेबस का रिलेवेंट आर्टिकल है, तब उस आर्टिकल को पढ़िए और उसको रटने की कोशिश मत कीजिए, उससे नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप रोज न्यूज़पेपर का नोट्स बनाने लगे तो वो सिर्फ 6 7 स्पाइरल कॉपी आपकी साल भर में भर जाएगी, एंड दैट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइज। दैट इज सिंपली ह्यूमनली इम्पॉसिबल। आप बस उस करंट अफेयर्स को अपने अंदर पाइल अप होने दीजिए, धीरे 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 आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रोज 1 घंटा से ज्यादा आपको नहीं देना करंट अफेयर्स पे। आप ये कर सकते हैं। अगर आपको टाइम का क्रंच है तो आप मंथली कंपाइलेशन भी पढ़ सकते हैं। और जहां तक ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन की बात है अलग अलग कोचिंग्स की, तो देखिए ये सिर्फ फोमो मिटाने के लिए होता है। इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं कर रखा है और आपको करना है, अगर आपको लगता है कि आप 1 से 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट का कंपाइलेशन खत्म कर सकते हैं, तो आप वो करके जाइए। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि कम से कम आप मंथली कंपाइलेशन करके जाइए अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो। सर अगर प्रॉब्लम्स की और अगर बुक मैं लिस्ट के बाद। सोर्सेज की बात करूं, जी, ठीक है, करिए करिए करिए। एक बार मैं करंट अफेयर्स के सोर्सेज की बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और अगर आपको द हिंदू समझ में आ जाती है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो गो विथ इट। वरना आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस। सारे रिलेवेंट न्यूज कवर होते हैं उससे। किसी भी कोचिंग का आप डेली न्यूज एनालिसिस देख सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी अच्छी कोचिंग का मंथली मैगजीन देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रेफरेंस इसमें नहीं है। ओवर एंड ऑल सब लोग सेम ही चीजें लिखते हैं घुमा फिरा के। हाँ सर, आप कुछ बुक लिस्ट का क्वेश्चन हाँ, पूछ रहे थे। कि प्रॉब्लम्स के लिए क्या एक शॉर्ट बुक लिस्ट हो सकती है। रीजन ये रहता है कि अगर अपन यूट्यूब पे बुक लिस्ट के बारे में वीडियो देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे लंबी लंबी बुक्स बता देते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो हम्म पाती इतनी पढ़ना। ठीक है, वो बुक्स जो कि आपने खुद पढ़ी और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही, वो बता दीजिए एक बार। हम्म। देखिए बुक लिस्ट का क्या है ना कि जो बच्चे बाहर तैयारी करते हैं, लेटेस्ट से कि ओआरएन में कर रहे हैं या फिर दिल्ली में कर रहे हैं, तो उनके सामने प्लेथोरा ऑफ बुक शॉप्स एंड बुक्स दिखती हैं, तो वो रोज जाते हैं मार्केट में और रोज कुछ एक दो बुक देखते हैं और कहते हैं आज से ये पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं, देखिए बुक लिस्ट में हमें ये करना है कि हमें अपने सोर्सेज को बहुत वाइजली चूज करना है फर्स्ट। और सेकंड, अगर एक बार हमने चूज कर लिया तो हमें उस पर स्टिक रहना है। हमें बहुत ज्यादा लालच में नहीं आना है, बहुत ज्यादा दूसरों का देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और बहुत ज्यादा अपने सोर्सेज बड़े नहीं रखने हैं। हमें बहुत लिमिटेड सोर्सेज चुनने हैं और बहुत उस पे ही ईयर लॉन्ग स्टिक रहना है। उसको एक बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। वो ब्रूसली कहता था कि मुझे आपके उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है, बट मुझे आपके उस एक मूव से खतरा है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो प्रीलिम्स के बुक लिस्ट का भी यही सीन है। तो मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो करी है, जो कॉमनली हर टॉपर आपको, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको बताएगा, मोर और लेस वही है। पॉलिटी से शुरू करते हैं। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, प्रीलिम्स के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पे ही पूरा फोकस किया है। साथ में करंट अफेयर्स से उसको ऑगमेंट करता रहा हूँ मैं। उसको लक्ष्मीकांत का फंडा ये है कि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार में थोड़ी समझ में आएगी, तीसरी बार में और समझ में आएगी। लक्ष्मीकांत धीरे धीरे आपके अंदर बिल्डअप होती है। तो 8 से 10 बार मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ी है। हर कंजिक्यूटिव टाइम जब भी आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो आपका रिविजन टाइम कम होता जाएगा। तो इससे पढ़ते रहिए। अगली बार हमेशा एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आप 2 दिन के अंदर पूरा लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लेंगे। तो ये तो पॉलिटी का हो गया। इकोनॉमी का मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े हैं। अब लोग कहते हैं कि मृणाल सर के नोट्स बहुत लेंदी हैं, तो उसको पढ़ने का, हाँ, दे आर रियली वेरी लेंदी, लेकिन उनको पढ़ने का एक तरीका है।
आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे एक दिन में 50 पेज कंप्लीट करने हैं, तो फिर आप 20 दिन में मोरल के नोट्स कंप्लीट कर लेंगे पढ़ के। सेकेंड टाइम रिवीजन आप इंडेक्स के थ्रू कीजिए। इंडेक्स, मृणाल सर का जो इंडेक्स है वो बहुत काम का है। इंडेक्स में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप इंडेक्स में उन्हीं टॉपिक्स के आगे उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिए और बाद में इंडेक्स से ही रिवाइज कीजिए। तो मैंने ये इकोनॉमी के लिए किया था, और साथ में करंट अफेयर्स। फिर अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटीज और मैप्स के अलावा कुछ नहीं किया है। तो सिर्फ एनसीईआरटी से आप कीजिए, उससे हो जाता है। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो इन्वायरमेंट का कोई फिक्स बुक मैंने फॉलो नहीं किया है। जो इन्वायरमेंट का जो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, जो कोर है इन्वायरमेंट का, जैसे इकोसिस्टम के बारे में पढ़िए, हैबिटेट के बारे में पढ़िए, नीस के बारे में पढ़िए, तो ये मैंने शंकर आईएएस से किए हैं। फिर इन्वायरमेंट का जो इंटरनेशनल नेशनल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ये सब मैंने डॉक्टर सिविन के नोट से किया है। तो मैंने ये दो तीन अपने रखे हैं इन्वायरमेंट के लिए। और कौन सा मेजर, साइंस एंड टेक एक मेजर सब्जेक्ट बचता है। साइंस एंड टेक देखिए, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक, एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ SNT, then it is very difficult to cram the current affairs, or it is very difficult to like आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, आप कितना भी पढ़ लो। तो आपको पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। तो साइंस एंड टेक के लिए मैंने, अपार्ट फ्रॉम बीइंग साइंस बैकग्राउंड, मैंने डॉक्टर सिविन के साइंस एंड टेक के लेक्चर्स देखे थे। उसके बाद मैंने उनके नोट्स पढ़े थे, और फिर मैंने करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पढ़ा था। ये बहुत अच्छा बेस बना देते हैं साइंस एंड टेक के लिए। और मेरे लगभग एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो साइंस एंड टेक के सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ही सही हुए थे साइंस एंड टेक के। तो साइंस एंड टेक में आप ये कर सकते हैं। और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है? हिस्ट्री। ज्योग्राफी का। हिस्ट्री, हाँ। हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री में मैंने नीरज राव सर के लेक्चर नोट्स पढ़े थे। ये मैंने उनके क्लासेस नहीं ज्वाइन किए थे, ये मुझे मिल गया था टेलीग्राम पे। ऑल्दो आई वुड नॉट इंकरेज यू टू एक्सेस दैट, आपने किसी दोस्त से ले लें अगर आप उन लोगों के पास होते हैं। कोई इश्यू नहीं, फिर सभी लोग मेडिवल लेते हैं हिस्ट्री में वैसे। छोड़ दिया। ऑल तो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट टेलीग्राम से ही पढ़ते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जी। ठीक है। तो ये तो हाँ। एंशियंट हिस्ट्री हो गया। हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेडिकल हिस्ट्री मैंने एक दो बार पढ़ने की कोशिश की, बट मुझे याद नहीं हुई चीजें, मुझे डायनेस्टी नहीं याद हुई, टाइम लाइन्स नहीं याद है, तो मैंने मेडिकल हिस्ट्री मैंने छोड़ दिया। अब मेडिकल हिस्ट्री छोड़ने का भी डिसीजन एक वाइज डिसीजन है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किया कि नहीं आते हैं क्वेश्चन, आते भी हैं तो एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो वाई टू स्पेंड सो मच टाइम। तो मैंने मेडिकल हिस्ट्री छोड़ दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी। स्पेक्ट्रम को पहले आप पढ़िए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के थीम्स को एक एक्सट्रैक्ट कीजिए कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला थीम आपका बनेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, बस एक पेज में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। फिर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से क्वेश्चन आते हैं, पीजेंट और एग्रीकल्चरल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, या फिर पर्सनालिटीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन फैक्ट्स को अलग से अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइए, और आप अपना बेस बनाइए स्पेक्ट्रम को। ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किया था। तो ये मैंने हिस्ट्री के लिए था। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया को सिलेक्टिवली पढ़ा था। नितिन सिंघानिया के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो यूजफुल हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज नहीं, जैसे थिएटर्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज नहीं आता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नितिन सिंघानिया कुछ चैप्टर, जैसे न्यूमिस्मेटिक्स वाला चैप्टर हो गया, आर्किटेक्चर वाला चैप्टर हो गया, स्कल्पचर वाला चैप्टर हो गया, तो और आपका ये लिटरेचर वाला चैप्टर हो गया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाला चैप्टर हो गया, फिलोसफी वाला चैप्टर हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो मैंने वो नितिन सिंघानिया से किया था। तो ये मेरा मेरा प्रीलिम्स का बुक लिस्ट है पूरा। सर आपका मीडियम हिंदी था ना या इंग्लिश? अब मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम था, हिंदी हिंदी लिटरेचर था। मेरा ओवरऑल मीडियम इंग्लिश रहा है, जीएस का। इसके पीछे जो सबसे बड़ा इंटेंशन मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे कि सर के प्रोफाइल से मैंने देखा कि आपको वो लिटरेचर का एक शौक भी रहा, पोइट्री और इन चीज़ों का। सर लिटरेचर के लिए आई होप जी किसको फॉलो किया होगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर भी रहा है। लिटरेचर के लिए क्या स्ट्रेटेजी, थोड़ी सी जी। शॉर्ट में बता दीजिए। अब हिंदी लिटरेचर में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, हम्म। 240 नंबर मेरे हैं। लेकिन मैंने जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो किया मैं आपको बता देता हूँ। वही मार्केट में विकास दिव्य कीर्ति सर के सोर्सेस हैं हिंदी लिटरेचर के लिए, तो मैंने उनके प्रिंटेड नोट्स पढ़े थे। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हिंदी लिटरेचर में देखिए, सारा क्वेश्चन सही से लिखने के बाद भी आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जब ये चीजें पता की बैकएंड पे, तो मुझे ये बात समझ में आई कि सारे जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, या जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, जितने लोग भी हिंदी साहित्य से पेपर दे रहे हैं, सब लोग एक ही सोर्स फॉलो कर रहे हैं। और सबके आंसर लगभग सिमिलर हैं, क्योंकि सब लोग एक ही नोट्स पढ़ रहे हैं, और सब लोग सेम एग्जाम्पल, सेम कोटेशंस, सेम क्रिटिक्स को कोट कर रहे हैं। इस वजह से मार्क्स बहुत ज्यादा स्केल डाउन हो जा रहे हैं।
तो मार्केट में हिंदी साहित्य का सोर्स जो है विकास द्विवेदी कीर्ति का ही सोर्स सबसे अच्छा माना जाता है। मैंने भी वही फॉलो किया, उनके प्रिंटेड नोट्स। और लेकिन इसके एडिशनली आप जो कर सकते हैं, आप इग्नोऊ के नोट्स को लीजिए और एग्जाम्पल्स को, क्रिटिक्स को थोड़ा सा बदल दीजिए। बाकी आप बेस उसी को बनाइए, विकास द्विवेदी सर के नोट्स को, बट एग्जाम्पल्स वगैरह को थोड़ा आप बदल के लिखिए। थोड़ा आपका आंसर थोड़ा अलग दिखना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा फायदा होगा। तो मैं ये वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाया था इस अटेम्प्ट में, तो आगे अगर आगे मैं अटेम्प्ट दूंगा तो मैं ये वाला एक्सरसाइज जरूर करूंगा। जी सर। सर मैथ्स के स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो लाइक मैथ्स के कुछ एक सब्जेक्ट है जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये वो सब्जेक्ट है जिनको आमतौर हम्म, पे छुआ नहीं जाता है लोगों के द्वारा। साथ में ऐसे भी है, एथिक्स भी हम्म। है। सर ऐसे और एथिक्स के लिए थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि ऐसे और एथिक्स के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स मिलता नहीं है खासकर, ठीक है। खासकर तो ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जो होती है कि किसको फॉलो किया जाए। और साथ में थोड़ा सा बाकी जो मेंस के इंपॉर्टेंट कुछ भी ऐसी टिप्स जो कि आप देना चाहो तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है। तो अगर मेंस में एसए की बात की जाए, तो एसए का सोर्स हमें इसलिए नहीं मिलता है कोई भी कंसोलिडेटेड या फिर कोई वन पॉइंट सोर्स की जहाँ पे आप जा रहा आपका काम हो जाए, क्योंकि एसए का कोई एक सोर्स हो ही नहीं सकता है। कोई भी आपको एसए सिखा नहीं सकता है। इससे आप जो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे जो भी आप ऑब्जर्वेशन और नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, उसको आपको एसए में यूज करना होता है। तो वो आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप आपके अंदर जो नॉलेज है उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एसए इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, कुछ चीजें हम एसए में सीख सकते हैं, जैसे कि अप्रोच क्या है, कैसे एसए को स्टार्ट करना है, ओपनिंग्स कैसे होनी चाहिए, या टेम्पलेट कैसे फॉलो करना है, पेस्टल फॉलो करना है, या टाइमलाइन अप्रोच फॉलो करना है, स्टेक होल्डर अप्रोच फॉलो करना है, या फ्री फ्लोइंग ऐसे लिखना है। तो ये सब के लिए आप मुदित जैन सर को देख सकते हैं। उनका एसए में काफी अच्छा कमांड है, तो वो देख सकते हैं। और आप आईएएस हब की एक ऐसे की बुकलेट आती है, वो देख सकते हैं। बट हाँ, वो गिवन दैट कि आप उस वो काम तभी आएगी जब आप खुद से ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, अपने नॉलेज को अप्लाई करना सीखिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, कभी जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आप पार्लियामेंट के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, या फिर पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको अब ये पढ़ते वक्त ये सोचना है कि अच्छा, इस नॉलेज को मैं ऐसे में कैसे यूज कर सकता हूँ। ऐसे में अगर कोई बात लिख रहे हैं तो उसको आप फंडामेंटल राइट्स के कैसे कनेक्ट कर देंगे। सोसाइटी में आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन पढ़ते हैं, या तो इन चीजों को आप ऐसे में कैसे कनेक्ट कर दोगे। आपको डे वन से अपने माइंड में ये ध्यान में रख के चलना होगा इस तरीके से। और बाकी दूसरी सबसे अच्छी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप एसए के टॉपर्स कॉपी को पढ़िए। आप ये देखिए कि टॉपर्स एसए को किस तरह से लिखते हैं, कोई भी टॉपिक को चूज कैसे करते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को उन्होंने चूज किया तो उसको कितने तरीके से डायमेंशन में बांटते हैं, हर डायमेंशन को जस्टिफाई कैसे करते हैं, कितना उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं, कैसे एग्जांपल्स को कोट करते हैं, कितना वो बुक्स को कोट करते हैं, या फिर कितना वो अलग अलग जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके स्टेटमेंट्स को कैसे कोट करते हैं। तो ये धीरे धीरे आप प्रॉपर कॉपी को देख के समझेंगे। तो ये तो हुई इस एसए की स्ट्रेटेजी, जो मोर और लेस मैंने फॉलो की थी। अब एथिक्स की अगर बात की जाए, तो देखिए एथिक्स में आपका सिलेबस डिफाइंड है। आपके शायद 8 या 9 पॉइंट्स हैं मेंस के जीएस 4 के पेपर में। आप हर पॉइंट्स पे खुद से रिसर्च करके नोट्स बनाइए। खुद से रिसर्च करने का ये मतलब है कि कोई एक सोर्स या तो आपको फॉलो करना है तो कर लीजिए, या फिर अलग अलग कोचिंग के कंपाइलेशन से आपको, जैसे किसी के कंपाइलेशन में पहला वाला टॉपिक ह्यूमन इंटरफेस वाला टॉपिक अच्छा मिल गया, कहीं से आपको इमोशनल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक अच्छा मिल गया, तो वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और एथिक्स में आप अपने एग्जाम्पल्स को यूनिक रखिए। कोशिश कीजिए कि एथिक्स के जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो बुकिश एग्जाम्पल्स की जगह आप अपने पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स को भी कोट कीजिए। तो ये सारी चीजें आप एथिक्स के लिए कर सकते हैं। अगेन, अगर एथिक्स के लिए आपको वन पॉइंट सोर्स चाहिए तो आप उदित जैन सर के को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, और एक डिकोड एथिक्स करके उनकी किताब है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि एथिक्स में जितना टाइम आप खुद से देंगे, खुद उसको एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा आप मल्टी डायमेंशनल आंसर एथिक्स में लिख सकते हैं, उतना बेहतर आंसर आप एथिक्स में लिख सकते हैं। तो ये मैंने एथिक्स के लिए किया था। जी सर। और सर साथ में मैथ्स के कुछ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि हमने बुक लिस्ट में जब बात की तो हमने प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक बुक के बारे में तो हमने बात रखी। लेकिन वहीं पे साथ में लाइक हम्म, इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक रहता है आई थिंक, जो अगर हम बात करेंगे तो अराउंड हम्म, 40 to 50 मार्क्स के नंबर लेके आता है, जिसको सामान्यतः लोग हम्म, ज़्यादा पढ़ते नहीं। तो ऐसा सब्जेक्ट के लिए आपने क्या सोर्स फॉलो किया? हम्म। तो जीएस3 का बहुत मुख्य कंपोनेंट है इंटरनल सिक्योरिटी, और वो अच्छे से करके ही जाना चाहिए। मैंने जो फॉलो किया था वो डॉक्टर सिविन के इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स फॉलो किए थे। वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, बट उसके साथ साथ मैंने
कुछ चीजें खुद से जोड़ी थी अलग अलग जगहों से। जैसे मैं न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल पढ़ता था, अगर बॉर्डर से कोई न्यूज आ रही है या फिर नक्सलाइट एरिया से कोई न्यूज आ रही है, तो वहां से मैं चीजें उस नोट्स में ऐड करता रहता था। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने बहुत क्रिस्प सोर्स फॉलो किया था। आप चाहें तो डॉक्टर सिविन के नोट्स फॉलो कर लीजिए, या फिर किसी टॉपर्स के नोट्स को आप ले लीजिए, बट उसको समझ लीजिए और फिर उसमें अपने एडिशनल चीजें उसमें जोड़ दीजिए। इस साल AIR 16 डॉक्टर माधव अग्रवाल के नोट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नोट्स। तो आप चाहे तो इंटरनल सिक्योरिटी के उनके नोट्स को ले सकते हैं, बट डू नॉट फॉलो दैट ब्लाइंडली। आपको इंटरनल सिक्योरिटी रटनी थोड़ी है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको रटना नहीं है। आप समझिए कि क्या हो रहा है इंडो चाइना बॉर्डर पे, या फिर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स है, रेड कॉरिडोर क्या है, नक्सलाइट की प्रॉब्लम है तो क्यों है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है तो क्यों है। तो आपको समझना होगा खुद से पहले, फिर वो नोट्स आपके काम आएंगे। फिर वो नोट्स आंसर लिखने के खाली काम आते हैं। एक बार आप समझ जाएंगे तो नोट्स को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसको ऑगमेंट कीजिए डेटा से, फैक्ट से, फिगर से, एग्जाम्पल से, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, जो रिसेंट में न्यूज आ रही है उससे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अगर कोई बात बोल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट आपको अच्छी लगती है तो वो लिखिए कंक्लूजन बनाने के लिए। तो ये सब मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। यही काम आप इंडियन सोसाइटी में भी कर सकते हैं। किसी भी एक टॉपर के नोट्स को बेस बना लीजिए, लेकिन समझने पे ध्यान दीजिए और फिर उसको अपने स्पेसिफिक उसको फिर इनरिच कीजिए। तो ये मीन्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। जी सर, बाकी अभी जैसा कि आपने बताया था कि आपका टाइम अभी बहुत हैप्टिक चल रहा है, आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है, स्टिल आपने जी। टाइम दिया। जाते जाते कुछ एक अभी सिलेक्शन के बाद की जर्नी के बारे में बताइए। होता क्या है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं इस जर्नी में आते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है, हताश हो जाते हैं, फिर वो ना। यूपीएससी की जर्नी थोड़ी सी ऐसे रही है कि इसमें होता क्या है कि हम्म। एक बार बंदा पढ़ जाता है तो उसके बाद में दूसरे एग्जाम देने के पीछे उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि दूसरा एग्जाम देंगे तो जो सोचा था वो मिल हम्म। नहीं रहा है। तो कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, करे तो करे हम्म। क्या। आप सिलेक्शन के बाद की जर्नी को थोड़ा बताइए ताकि उनको पता रहे कि हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स ओके, पर जो मिलेगा वो उससे बहुत बेहतरीन हम्म। होगा। क्या है जर्नी के बाद का प्रोसेस, मतलब सिलेक्शन के हाँ, बाद की प्रोसेस? देखिए, सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस तो मोर और लेस हम लोग देखते ही हैं। खासकर इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो आपको दिखाई देता होगा। देखिए, सिलेक्शन के बाद तो जैसे जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से ही आपको कॉल्स, मैसेजेस, तमाम लोग आपके घर पे आने लगेंगे। चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर के लोग हों, आपके रिलेटिव्स हों। तो जैसा अभी आप सोच रहे हो कि आप प्रिपरेशन के टाइम में हो और आपने सारे रिश्तों को खो दिया है, लोग आपसे छूटते जा रहे हैं, वो कुछ ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार आपका सिलेक्शन होता है तो जिन्हें नहीं भी आना चाहिए वो भी आ जाएंगे। तो सारे लोग को आप फिर से रिगेन कर लोगे। दूसरा, फिर एक्साइटमेंट होता है काफी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आपको यहाँ आना है। लबासना का काफी क्रेज बना हुआ है। नो डाउट जगह भी अच्छी है, चीजें भी अच्छी हैं, फैसिलिटीज ठीक है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज खासकर ठीक है। तो आप यहाँ पे आके एंजॉय करोगे। बट हाँ, यहाँ पे सिर्फ एंजॉय नहीं होता है, यहाँ पे आपको काफी मेहनत यहाँ भी करनी होती है। चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइजेस के फॉर्म में हो, चाहे आपको क्लासेस अटेंड करनी हो, यहाँ भी एग्जाम्स होते हैं। तो इतना रोमांटिक माहौल नहीं है जितना बना के रखा गया है बाहर। फिर भी नो डाउट आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने में लबासना काफी हेल्प करेगी। तो आप कुछ यहाँ से गेन करके ही जाओगे। मस्ट विजिट प्लेस है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपका एक मोटिवेशन हो सकता है लबासना आना। तो 3-4 दिन मुझे यहाँ पे हुए हैं, काफी हेक्टिक शेड्यूल है यहाँ का, बट फिर भी मजा आता है। आप अपने साथ पीयर ग्रुप से मिलते हो, फेलो ऑफिसर ट्रेनीज से मिलते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, काफी डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को से इंटरेक्ट करते हो। तो आपको प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे काफी इंटरेस्ट करते हैं। तो नो डाउट आप एक अच्छी चीज यहाँ से लेके जाओगे। और हाँ, मजा भी आता है, इंजॉय भी करते हैं लोग, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं। तो अगर आप इसी को मोटिवेशन बना के पढ़ना चाह रहे हो तो यही करके पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो, क्योंकि सिलेक्शन के बाद का टाइम काफी अच्छा है। खासकर ट्रेनिंग का टाइम तो काफी हनीमून पीरियड जैसा है। सर्विस में आने के बाद थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बट ट्रेनिंग का टाइम आप इंजॉय करो आराम से। जी सर, बाकी तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने सर की जर्नी से सीखा समझा। यूपीएससी की जर्नी अपने आप में बहुत बड़ा एक मैराथन की तरह है, लंबी जर्नी है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जैसा कि सर ने बताया कि ज़िंदगी एकदम मज़ेदार हो जाती है, सब एकदम वो ग्रीन ग्रीन जैसा बोलते हैं ना वैसा हो जाता है ना। सर, जाते जाते जैसे कि आपने आपके प्रोफाइल से मुझे जानने को मिला कि आपने शुरुआत में 2020-21 के आसपास में पोइट्री के अंदर काफ़ी एक अच्छा रुझान रखा था, एंड आई थिंक इसी कारण आपने लिटरेचर को अपना ऑप्शनल भी बनाया, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी एक हम्म। आम समझ है। अभी तक आपने बहुत सारी पोइट्री पढ़ी होगी, बहुत सारी सीखी होगी, कुछ ऐसी बातें जो पोइट्री के रिगार्डिंग कुछ करना चाहे, या फिर आपकी कोई बेहतरीन लाइन जो बच्चों को बताना चाहे, तो फिर जाते जाते एक बार के लिए थोड़ा सा। आप प्रिपरेशन के टाइम पे भी या जिंदगी में आमतौर पे भी आपकी एक हॉबी, आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट
दैट विल कीप यू गोइंग। तो मेरी ऐसी हॉबी है, लिटरेचर है, रीडिंग है, पोएट्री है, तो मैं इसमें काफी टाइम, या फिर अभी तो टाइम नहीं दे पाता, तो इंटरेस्टेड है। अगर दो चार लाइंस की बात करूँ तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरा मेंस का रिजल्ट आया था और मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी, तो फिर मैं थोड़ा सा निराश होकर एक कविता मैंने लिखने की कोशिश की थी। और साथ में निराशा के बाद आशा का भाव कैसे उत्पन्न होता है वो भी आपको इस कविता में दिखेगी। दो चार लाइनें इस तरह है कि वेदना है अंग अंग, हुआ है जब से मोह भंग, सोना चाहता हूँ आज मैं, कर रही है श्वास तंग, कब से हूं मैं जल रहा, फिर क्यों नहीं चमक रहा, क्या हुई है चूक अब मैं क्यों नहीं समझ रहा, रुद गई आवाज आज न आ रहा है कोई रास, क्या हो रहा हूँ खत्म मैं, यह है नया आगाज आज। वाह। वैसे लिटरेचर ऑप्शनल बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सिखाता है, समझ आता है, मजा आ जाता है ना। खैर, कहते हैं ना कि टूटे ना मन की आशा, जो चाहे लाख निराशा, वही बातें होनी चाहिए। साथ जी। साथ में पढ़ते रहिए, जो भी कोई भी डाउट है तो आप बताते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जो सर के रिसोर्सेज है, अगर सर का टेलीग्राम चैनल सेपरेटली होगा तो उसके लिंक हम नीचे दे देंगे। अदरवाइज हम सर से रिसोर्सेज को लेकर अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। नीचे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहाँ पे जाके सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे। सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भविष्य और उज्जवल रहे उसकी हम कामना करते हैं। और मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, नमस्कार। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।